नमस्कार, आदाब। स्पेशल रिपोर्ट में मैं हूं आपके साथ समीना। जेल, ये लफ्ज सुनते ही हमारे जहन में तरह तरह की इमेजेस आ जाती हैं। इम्प्रिजनमेंट, बंद बड़े दरवाजे, सलाखें, दूर दूर तक फैली उदासी, अकेलापन और डिप्रेशन। आज हम अपने इस शो के जरिए आपको जेल के अंदर ले जाकर वहां की जिंदगी से रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। हम हैं इस समय तिहाड़ जेल की जेल नंबर 6 के सामने, जिसे औरतों की जेल कहा जाता है। यहाँ पर महिला कैदी रखी जाती हैं। चलिए आइए देखते हैं किस तरह की इनकी जिंदगी है और ये अपनी जिंदगी को संवारने के लिए अब क्या कुछ कर रही हैं। इनके साथ इनके बच्चे भी हैं। उनकी तालीम और शिक्षा को लेकर किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही इन्हें इनके पैरों पर खड़ा करने के लिए किस तरह के कार्यक्रम तिहाड़ जेल द्वारा चलाए जा रहे हैं। यकीनन ये सफर बेहद दिलचस्प होगा, जो रूबरू कराया जाएगा जिंदगी की तल्ख हकीकतों से। जब हम इस जेल के अंदर दाखिल हुए तो मानो एक नई और मुख्तलिफ दुनिया का हिस्सा बन गए, जहां नाम से ज्यादा शिनाख्त के मायने हैं। बोर्ड पर लिखे तमाम नंबर सबसे अहम हैं। इस बोर्ड पर लिखे हैं नंबर जैसे आज की हाजिरी कितनी है, कितने मुजरिम हैं, किसकी कोर्ट में तारीख है, कितने केस चल रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये तमाम आंकड़े यहाँ की सूरत हाल बता देते हैं। लोहे के आदमकद दरवाजे और उस दरवाजे से पहले एक अच्छी खासी एक्सरसाइज। सीसीटीवी और दरवाजों पर मुस्तैद जवानों की तेज और अनुभवी निगाहें, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच तिहाड़ जेल की जेल नंबर 6 में हम हैं, जिसे विमेन सेल के नाम से जाना जाता है। इस सेल में खूबसूरत अहाता है, फूल पौधे हैं, हरियाली है और चहचहाते आजाद परिंदे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद माहौल में उदासी है, खामोशी है, एक अनकहा सा दर्द है। और इस तन्हाई में आपकी सबसे बेहतरीन दोस्त सिर्फ आपकी परछाई है। सूरज की पहली किरण के साथ सुबह की शुरुआत, और इस शुरुआत के साथ हर सुबह हमारे दिल में ये जज्बा रहता है कुछ कर दिखाने का। लेकिन जेल की काल कोठरियों में मौजूद इन लोगों की सुबह की शुरुआत भी एक बंद और घुटन भरे माहौल से होती है, जो कहीं ना कहीं बंद पिंजरे में कैद पंछी की तरह है। चेहरे पर कहीं पछतावा है तो कहीं नाराजगी, कहीं रोष तो कहीं मलाल। इनमें से बहुतों के केस की सुनवाई शुरू ही नहीं हुई। कुछ के केस पेंडिंग है, सजा सुनाई नहीं जा रही है, ट्रायल लंबा खिंच रहा है, कोर्ट तारीख पर तारीख देती है। इस बीच इन औरतों का दिन कैसे गुजरता है, और जो बच्चे जेल के अंदर हैं, उनकी जिंदगी कैसी है? क्या वो तालीम ले पा रहे हैं? क्या कुछ हुनर वो सीख पा रहे हैं? वो किसके साथ अपने दुख को साझा कर रही है? क्या कुछ है उनके जहन में, और क्या समाज का डर, अपने स्वीकारे जाने का डर उनके जहन में है? ऐसे बहुत से सवाल हैं इन महिला कैदियों के दिलों में। मैं घर से निकल के जा रही थी और रास्ते में एक ड्रिंकर था, उसने कमेंट्स पास किए और मैंने उसको रोकने की कोशिश करी और उसने वल्गर लैंग्वेज यूज़ करी। तो मेरा ये ऑपरेशन हुआ था हाथ का, तो उसने उसी समय 1.5 मंथ हुआ था, उसने मेरा हाथ पकड़ा, खींचने लगा। अब क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम था तो मैं हाथ छुड़ाने की कोशिश करी थी और वो अनबैलेंस होकर बैक में गिर गया और वो कोमा में चला गया। 100 नंबर कॉल भी मैंने किया था, जब तक पुलिस नहीं आई मैं वहाँ पे वेट करती रही। जब पुलिस आई तो कम से कम 1-1.5 घंटे बाद आई थी। तो
तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो सर, अब मैंने तो ये ऐसा कुछ बोला भी नहीं है, वो तो एक हादसा था। एक हादसा था, मतलब हादसा भी नहीं था, वो खुद अनबैलेंस होके गिरा। मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया, खाली मैं अपना हाथ छुड़ा रही थी। अपनी बेटी के लिए कोई मैसेज देना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ, जो कानूनी दापेच है उनमें फंस के जो लोग हैं वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन उनको निकालने के लिए अगर बैकग्राउंड नहीं है, एनजीओ भी उतना ही करेगी जितना कि उनके हाथ में होता है। और क्योंकि मेरी जो वकील है उसको लैंग्वेज नहीं आती है, इंग्लिश बोलती है, हिंदी बहुत कम बोल पाती है, क्योंकि क्रिश्चियन एनजीओ से है। सेकेंडली ये कि अब मेरा बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, मेरी बेटी है, डाइवोर्सी हूँ, उसका पूरा फ्यूचर जो है वो मतलब ख़त्म हो रहा है, कोई करने वाला नहीं है, मैं अंदर हूँ। जेल में कैद ये बोलती तस्वीरें, चेहरे पर अनकही सवाल और कहीं न कहीं ये पछतावा कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों कर हुआ। मेरी और मेरी मम्मी की बनती नहीं थी और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी चल रही थी हमारे मम्मी और मेरे बीच में, जिस वजह से ये हरकत मेरे हाथों हुई। मैंने अपनी मम्मी का मर्डर किया और मेरे को उस चीज़ का पछतावा है, और मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से जाऊँ और अपने पापा को सारी खुशियाँ दूँ जो उनको नहीं मिली अब तक, जो मैंने उनसे छीन ली हैं, और अपने भाई के साथ भी रहना चाहती हूँ। हिंदुस्तान की कई जेलों में बंद महिला कैदी कई बार ज्यादतियों का शिकार होती है, लेकिन इन ज्यादतियों को खामोशी से सहने के अलावा उनके पास विकल्प भी नहीं बचते। वो शादी करके अपना उसी के साथ घर बसा रही जिसके साथ भागी थी। मैं 7 साल 8 साल जेल में काट ली। हिंदुस्तान में मौजूद 19 महिला कारागार, जिसमें लगभग 4,271 महिला कैदियों को रखा जा सकता है, और इस तरह की जेलें 12 राज्यों के साथ संघ शासित राज्यों में भी मौजूद है। 2011 के आंकड़े बताते हैं कि इन जेलों में 16,024 महिला कैदी है जो इस समय जेल में बंद है, और जो जेलों में मौजूद कैदियों का 4.5% है। वहीं इन जेलों में विदेशी मूल की महिला कैदी भी बड़ी संख्या में मौजूद है, और इसी के साथ छोटे बच्चों के साथ महिला कैदियों की भी एक अच्छी खासी संख्या है। एक बहुत बड़ी संख्या दहेज और बलात्कार के मामलों की है। 2011 में करवाए गए सर्वे के मुताबिक 43 महिला कैदियों की मौत हुई, जिसमें से 8 मौतों का सबब आत्महत्या था, जो आज भी जेलों में एक बड़ी चिंता का विषय है। कुछ महिलाओं के अंदर ये भी देखने में मिलता है कि इम्पल्स डिसकंट्रोल की समस्या है, यानी बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाना, उस उत्तेजना के ही आवेश में आकर कई बार क्राइम भी हो जाता है। और फिर कई बार जब इनमेट्स होते हैं, जब प्रिजन के अंदर हैं, तो वहाँ पर भी चांसेस होते हैं कि आप किसी छोटी बात को एकदम फ्लेयर अप हो जाएं और फिर उस गुस्से में कई बार अपने आप को भी ख़त्म कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है हर इंसान का प्रॉपर मानसिक असेसमेंट हो पाना जेल के अंदर। ये मुश्किल ज़रूर है पर नामुमकिन टास्क नहीं है, और ख़ास तौर पे जिन्हें हाई रिस्क लेवल पे आइडेंटिफाई किया जाए, चाहे उनके अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, स्वभाव की या व्यक्तित्व की कमियां हैं, या जिनके अंदर बहुत अधिक गुस्सा है, या जिनके अंदर उदासी के भाव ज़्यादा दिखाई देने को मिलते हैं, उन्हें जल्दी पहचानते हुए उनका सही मायनों से साथ साथ उपचार भी होना बहुत आवश्यक है। सजायाफ्ता महिला कैदियों की आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पाते हैं अब तक मृत्युदंड 12 महिलाओं को मिला है। आजीवन कारावास का प्रतिशत 53.6 है। 11 से 13 साल की सजा मिली 11.7%। वहीं अगर देश के और हिस्सों में मौजूद जेलों की बात की जाए तो वहां स्थितियां और गंभीर है। औरत का चूँकि परिवार में भी दोयम दर्जा है, समाज में भी उसको बराबरी का दर्जा नहीं मिला है, उपेक्षित है, वो स्थिति कमज़ोर है उसकी, तो उसकी वजह से उसको अपने लिए लड़ाई लड़ने में, अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ने में, कानूनी लड़ाई लड़ने में बाधा आती है। आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं है, या वो निर्णय लेने वाली व्यक्ति नहीं है, तो इसकी वजह से वो ना तो इंडिपेंडेंट वकील कर पाती है,
ना ही वो उसको जमानतदार मिलते हैं, और सज़ा लेने हो जाने के बाद जब छूट के आती है तो भी परिवार कोई वेलकम करने के लिए तैयार नहीं। आम तौर पर हमारे देश में किसी भी मुद्दे को लेकर के जो कमेटियां बनती हैं और जो सिफारिशें करती हैं, सिफारिशें अच्छी होती हैं, लेकिन वहाँ जो सिफारिशें बन जाती हैं, सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया जाता है। जेल में बंद ये औरतें कभी किसी गलती की वजह से तो कभी किसी षड्यंत्र के चलते यहाँ तक पहुंची। यहाँ आने के बाद समझ में आता है कि यहाँ पे लोग कुछ ऐसे भी बंद हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैं खुद कहती हूँ, मैं खुद ऐसी हूँ, तो कुछ नहीं किया। हर बारी कोर्ट जाते हैं, कभी पीओ नहीं है, कभी जज नहीं है, कभी वकील नहीं आया, डेट पे डेट मिलती है, कभी आईओ नहीं है, और कभी विटनेसेस टाइम पे नहीं आते। इससे घर बिखरता जा रहा है। जहाँ मेरी बेटी को मैं छोड़कर 5 साल की थी, वो 7 साल की हो गई है। ऐसी एक संस्था है जो इन महिला कैदियों और उनके बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम कर रही है, साथ ही इन बच्चों के लिए पालना घर भी चला रही है, और पढ़ो पढ़ाओ के तहत शिक्षा का अभियान यहाँ जारी है। पता नहीं, मैं अनपढ़ 50 साल की औरत हूँ, और मुझे जाके मैं अनपढ़ थी, और मुझे पता नहीं मेरे से सेन करवा ले, मुझे किस चीज़ में बंद करी इन्होंने, किस चीज़ में नहीं, जाकर मेरे को बंद कर दी। मुझे 2 साल हो गए यहाँ पर। जब मुझे बंद की ना, तो मुझे बोले आपके पास 5 लाख है, मेरे से 5 लाख मांगा। मैं बोले मेरे पास 5 लाख नहीं है, आपको छोड़ देंगे, आपको छोड़ देंगे। फिर मेरे साथ ये मेरे पे होया, फिर मुझे सजा करवा दी। कानूनी दावपेच में केस का ठीक से ना पेश होना, रिश्तेदारों की झूठी गवाही दे देना सबब बना एक लंबी सजा का। बहुत से केसेस दहेज उत्पीड़न के दर्ज है। ये भी देखने में आया कि इस तरह के केसेस में छोटी लड़कियों को भी शामिल किया गया और वो सलाखों के पीछे नजर आईं। जेल में बंद ये महिलाएं एक तरह से अपने परिवार और समाज से इस कदर दूर हो चुकी होती है कि रिश्ते और जज्बात उनके लिए कोई मायने नहीं रखते, और कई बार तो जेल के अंदर की परिस्थितियां भी जीने के हौसले को मंद कर देती हैं। और कई बार इनके साथ ऐसा भी होता है कि जब ये सजा पूरी कर वापस लौटती है तो समाज इन्हें अपनाता भी नहीं है, और उसके बाद जिंदगी बेमानी और बदरंग हो जाती है। और ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए तिहाड़ से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं तिहाड़ जेल में मौजूद महिला कैदियों पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हिंदुस्तान में मौजूद जेलें अमूमन हर आदमी के लिए कौतूहल का विषय है, फिर चाहे वो दिल्ली की तिहाड़ हो, मुंबई की आर्थर रोड जेल हो, कोलकाता की अलीपुर हो या पुणे की यरवदा जेल। इन जेलों में एक बड़ी संख्या में वो वर्ग शामिल है जिस पर मुकदमा चल रहा है। जुर्म साबित नहीं हुआ है, लेकिन जेल की इस कोठरी में जुर्म साबित हो या ना हो, आप कैद में तो हैं ही। देखें, यहाँ पे काफ़ी सारी महिलाएं जो है फॉरेनर्स भी हैं। इनफैक्ट जो दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में करीब 20% महिलाएं तो हैं जो डॉरी रिलेटेड ऑफेंसेस में आई हैं, और 20% है जो कि मर्डर रिलेटेड सीरियस ऑफेंसेस में है। फिर 15% के करीब ऐसी हैं जो कि एनडीपीएस रिलेटेड ऑफेंसेस में आई हुई हैं। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि महिलाओं के लिए जो है, जो माइनर ऑफेंसेस होते हैं, जैसे मेल लोग उसमें आते हैं, महिलाओं के लिए जो है माइनर ऑफेंसेस में उनको जनरली जेल में नहीं भेजा जाता, और उनके लिए जो है जेल जो है वो एक्सेप्शन है माइनर ऑफेंसेस के लिए, और बेल जो है रूल है। इनमें से कुछ ऐसी महिला कैदी भी हैं जिनके पास जुर्माना अदा करने के पैसे नहीं है, और ये रकम ना होने की वजह से इनके कैद की मियाद बढ़ जाती है। मुझे मेरा जुर्माना माफ करके मुझे छोड़ दे, मैं ये सारी कस्टडी भूल जाऊंगी।
अभी भी मेरे बच्चे मुझे मिल जाए, मैं किसी तरह उनको वो कर लूँगी। मुझे यही डर रहता है कि बाहर जाऊँ कोई जेब कतरा ना बन गया हो, कोई चोर ना बन गया हो या किसी गलत उसमें ना पड़ गया हो सोसाइटी में। लेकिन ये है कि जुर्माना तो कम से कम 5.5 लाख जज जुर्माना तो मुझे माफ़ कर दे, मैं कहाँ से भरूँगी। वहीं कैद में एक लंबा अरसा गुजारने की वजह से ये महिला कैदी कई बार जहनी बीमारी का शिकार हो जाती हैं। ऐसे में जेल में मौजूद डिस्पेंसरी और डॉक्टर काफ़ी मददगार साबित होते हैं। जब हम महिला कैदियों की बात करते हैं तो वहाँ पर कई तरह की समस्याएं मन में जुड़ती हैं। एक प्रकार से कई बार आत्मग्लानि की भी शिकार होती हैं महिलाएं, जब उन्होंने किसी प्रकार की गलत गतिविधि में हिस्सा लिया है या किसी कारणवश आज उन्हें प्रिजन में रहना पड़ रहा है। वहाँ पर साथ साथ किस तरह के हालात हैं, किस तरह की मानसिकता है उनकी। हर इंसान का टेम्परामेंट अलग होता है, व्यक्तित्व अलग होता है, किस प्रकार से वो इस चीज़ को लेता है। फिर कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, कई बार बच्चों से दूर रहना पड़ता है उनको, कई बार बच्चे उनके साथ पनप रहे होते हैं उसी जेल के अंदर, जहाँ पर शायद वो बहुत खुश नहीं होती हैं अपने बच्चों की इस प्रकार से परवरिश देखते। तो कई प्रकार के भाव साथ साथ जुड़ते हैं। पर जब कहीं ना कहीं डिप्रेशन की शिकार हो उठती हैं तो वहाँ पर कई बार नकारात्मक विचार बहुत आने लगते हैं। लगता है जैसे जीवन के मायने ही अब बेकार हैं और कोई मकसद नहीं दिखाई देता। और अक्सर जब इंसान को सामने जीवन में मकसद नहीं दिखाई देता तो उसके अंदर आइडियाज़ ऑफ होपलेसनेस आने लगते हैं, जहाँ पर उसे लगता है कि जीवन ही व्यर्थ है। तिहाड़ जेल में मौजूद ये खामोश सा कोना है इन नन्हे मुन्ने बच्चों का, जहाँ पर उन बच्चों को रखा जाता है जिनकी माएँ जेल में सज़ा भुगत रही हैं। और ये काम इंडिया विजिटिंग फाउंडेशन बड़ी खूबी के साथ कर रहा है। वहीं एक अच्छी खासी तादाद उन महिलाओं की भी है जिनके साथ उनके छोटे बच्चे भी हैं। ये बच्चे तिहाड़ में मौजूद पालना घर में रहते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और इन बच्चों की आगे की पढ़ाई को लेकर कई स्वयंसेवी संस्थाएं प्रयास कर रही हैं। इन प्रयासों में कई स्कूल शामिल हैं जो इन बच्चों को एक बेहतर माहौल और एक बेहतर भविष्य देने में लगे हुए हैं। ज्यादातर जेलों में स्वयंसेवी संस्थाएं इन महिला कैदियों के लिए काम कर रही हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही काफ़ी सारे सेंटर्स हैं जहाँ पर इन महिला कैदियों को बहुत सारे हुनर सिखाए जाते हैं ताकि ये अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और एक नई सुबह की ओर अग्रसर हों। तो आइए चलते हैं, देखते हैं वो कौन कौन से सेंटर्स हैं जहाँ पर वो सशक्त हो रही हैं। ऐसी एक नई सुबह इन कैदियों की ज़िंदगी में लेकर आई शीतल सहगल जी। आज वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो 20 साल यहाँ इस जेल के अंदर इन औरतों को शिक्षित करने में, इन्हें एम्पावर करने में जो वक्त गुजरा वो कैसा रहा। शीतल जी, कितने साल, लगभग 20 साल हो गए आपको यहाँ पर, है ना? 21 में शुरू हो गया, 21 साल हो गए। क्या कुछ देखा आपने इतने सालों में? मैडम बहुत कुछ देखा, बहुत प्रॉब्लम देखी। हम सबसे पहले एनजीओ हैं जहाँ कोई एनजीओ नहीं आने को तैयार होता था। दुख तो इतना था कि वहाँ अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा नहीं था, लेडीज़ बाहर ही नहाती थी, आपस में इतनी चुटियाँ पकड़ के जो मार जो कुधाड़, बहुत झगड़े होते थे। फिर हमने क्या किया, इनके लिए एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम रखा। इनको ढोलक का शौक़ है, ढोलक लगा दी, झूले लगा दिए, लोहे के झूले मंगवा के वहाँ लगवा दिए, वे खेलें। इनके लिए कीर्तन करवाना शुरू कर दिया। इनकी मन की शांति के लिए इनको ने समझाना शुरू कर दिया, रोज़ इनकी काउंसलिंग करनी शुरू कर दी। कंडेंस कोर्स के मैं 10 बैच निकाल चुकी हूँ। अच्छा। तो क्या है कि पहले सब औरतें आती हैं, 5वीं क्लास कराते हैं 2 साल में। अच्छा। जो लेडीज अंगूठा छाप है ना, हाँ, उनको लेती हैं। नहीं तो क्या होता है, कोई अपनी झुग्गी रैम रखे, किसी ने अंगूठा लगवा लिया, झुग्गी चल गई, किसी का स्कूटर चला गया, किसी का जेवर। हाँ, हम कहते हैं कम से कम इतना तो है। एक हिंदी में आजकल चलता है सब काम, पढ़ लेंगी, नहीं पढ़ेंगी तो उसको कहेंगे मुझे पढ़ के सुनाओ पहले, तो उसको समझ लग जाएगी कम से कम ये अपना सब कुछ बर्बाद करके तो नहीं आएंगी। तिहाड़ जेल में इन महिला कैदियों को कई तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जिसमें सिलाई है,
कारपेट बनाना है, फूल बनाना है, हर्बल फेस पैक बनाना है, साथ ही साथ पापड़ बनाना भी है। इसकी एवज में इन्हें दैनिक भत्ता दिया जाता है, जो सरकार के हिसाब से जो सही वेजेस हैं वो इन महिला कैदियों को दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती है। पिछले कुछ महीनों में हमने महिला जेल में छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जैसे नमकीन फैक्ट्री शुरू की है एक, वो अभी दिवाली के आसपास शुरू किया था। फिर फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स शुरू किया है। इसी तरह से हमने एक टी लाइट मेकिंग का काम शुरू किया था। उसके साथ साथ हमने ब्यूटिशियन का कोर्स शुरू किया है, जिसको हम 3 महीने का कोर्स में हमने अभी पहले इस स्तर पर शुरू किया है। इसको पहली बार हम 3 महीने का उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके बाद उनको पूरी तरह उनको जब वो सीख लेंगे तो उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसके अंदर महिलाओं ने जो यंग छोटी उम्र की महिलाएं हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से पार्ट लेने के लिए आगे आए हैं वो। बाकी हमने अभी जूट मेकिंग का काम शुरू किया है। उससे हम जूट की ज्वेलरी बना रहे हैं। जूट मेकिंग नहीं, जूट ज्वेलरी का काम शुरू किया है, जूट से बनाने का। उसके अंदर हमारे यहाँ जो और प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे लोग, उसको ड्रॉप करके वो इसमें आना चाह रहे हैं। उसमें इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग, क्योंकि ज्वेलरी तो महिलाओं की पसंद की चीज़ें हैं, तो उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। एक हमारा जो फैशन डिज़ाइनिंग का काम चल रहा है, उसके अंदर भी महिलाओं ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। और वो क्योंकि सिलाई का बुनाई का काम तो महिलाओं को पसंद आता ही है हमेशा से। ऐसी ही एक संस्था महिला कैदियों को कागज के फूल बनाने का काम सिखा रही है। वहीं कुछ ऐसे काम भी हैं, जैसे पापड़ बनाना, अगरबत्ती बनाना, कारपेट बनाना। लेकिन इसी के साथ मानसिक रूप से टूट चुकी हताश महिला कैदियों के लिए योग और फ्री काउंसलिंग की सुविधा भी उपलब्ध है तिहाड़ जेल में। वहीं अगर मानवाधिकार की बात की जाए तो क्या हमारी जेलें उस मापदंड पर खरी उतरती हैं? इन सब के बीच एक बात जो सबसे अहम है, वो है हमारी न्यायपालिका से जुड़े वो लोग जो अक्सर इनके इश्यूज से दो चार होते रहे हैं। वहीं सरकार ने 1983 में जेल व्यवस्था में सुधार की दिशा में मुल्ला कमेटी का गठन किया। कमेटी ने महिला कैदियों के लिए जो सिफारिशें दी, उनमें खास है महिला अपराधियों के लिए अलग जगह का इंतजाम, महिला कैदियों अपराधियों के लिए अलग विंग का वर्गीकरण, पूरे वक्त एक महिला मेडिकल अफसर का बंदोबस्त, बाकी जिलों में पास के अस्पतालों से पार्ट टाइम या विजिटिंग लेडी मेडिकल ऑफिसर की व्यवस्था, महिला कैदियों की सुरक्षा, देखभाल, इलाज, प्रशिक्षण और पुनर्वास का खास ख्याल। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि खोजबीन हमेशा किसी वकील, रिश्तेदार या जेल की महिला स्टाफ के सामने हो और उस दौरान पुलिस कैदी के सम्मान का ख्याल रखे। महिला जेलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी महिला स्टाफ करे। विचाराधीन महिला कैदियों को बेल देते वक्त भेदभाव न हो और उन्हें जेल से दूर रखने के लिए प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का पूरा इस्तेमाल हो। 1987 में सरकार ने जेलों में रह रही महिला कैदियों की हालत का जायजा लेने के लिए कृष्णा अय्यर कमेटी बनाई। कमेटी ने पुलिस में महिलाओं की तादाद बढ़ाने का सुझाव दिया। जस्टिस वीएस कृष्णा अय्यर कमेटी की रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में महिलाओं के लिए जो महिलाएं जो प्रिजन में हैं, उनके लिए कहा गया था कि इनको एक तो मोरल टीचिंग की क्लासेस वगैरह लो, प्लस इनको बड़ी एक्सटेंसिव वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके अलावा उसमें रिकमेंड किया था कि जो एडल्ट एजुकेशन के प्रोग्राम है वो इनके लिए कंपलसरी होने चाहिए। इसके अलावा जो गृह उद्योग होता है, जैसे पापड़, अचार, ये चीज़ें जो हमारे कुटीर उद्योग में आती हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर भी जोर दिया गया था। तो जहाँ तक दिल्ली जेल्स का सवाल है, उसमें जो महिला बंदी हैं, हम जस्टिस कृष्णा अय्यर कमेटी ने जो रिकमेंड किया था, उससे हम काफ़ी आगे पहुँच गए हैं। इसके अलावा कई अन्य कमेटियों की सिफारिशों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने जेलों में चौतरफा सुधार के लिए मदद देना सुनिश्चित किया। इन सुधारों में जेलों का निर्माण और मरम्मत, सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा, बच्चों के लिए स्कूल, प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण, जेल स्टाफ को ट्रेनिंग शामिल है।
1987 से 2002 तक केंद्र ने इस दिशा में राज्यों को 125.24 करोड़ रुपए की मदद की। लेकिन इस सब के बावजूद जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा गुजार चुकी ये औरतें जब वापस समाज में जाती हैं तो वो इनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर होता है, क्योंकि इनके दिल में एक खतरा, एक डर बना रहता है कि अब जब जो ये लौटी हैं तो क्या समाज इन्हें खुले दिल से अपनाएगा। बेहद मुश्किल सवाल हर समय इनके जहन में रहता है। समाज का नजरिया और इनका कम हो चुका आत्मविश्वास इनमें आगे के बढ़ने के हौसले को मंद करता है, लेकिन कुछ लोगों के प्रयासों ने इनकी जिंदगी में एक नई राह दिखाई है, दी है उन्हें अपने पैरों पर खड़े रहने की हिम्मत और एक मौका अपनी जिंदगी संवारने का। अब जरूरत है कि समाज अपना नजरिया जरूर बदले। चलते चलते सिर्फ इतना कि इनमें खत्म होते आत्मविश्वास, इनके हौसलों और इनकी उम्मीदों को इनके अपने दोबारा वापस ला सकते हैं, और हम सब जो समाज का एक हिस्सा हैं इन्हें सुधरने का एक मौका तो दे ही सकते हैं। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि किस उम्र की मिली सजा, समझते समझते एक उम्र गुजर गई, कैसे एहसास दिलाते बेगुनाही का कि घड़ी एक गुनाह पे आकर ठहर गई। मैं समीना राज्यसभा टीवी की टीम के साथ तिहाड़ के प्रांगण से आपसे ले रही हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे एक और नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, आदाब।